हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। और आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात काफ़ी समय तक भारत छोटे छोटे साम्राज्य में बढ़ गया था, एक शासन नहीं था। और कभी भारत का उत्तरी भाग जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता था, जिसके कारण यूनानी, शक, कुषाण इन सब ने भारतीय एकता का लाभ उठाया और विदेशी आक्रमणकारियों ने स्वयं को भारतीयों से अधिक कुशल साबित करने का प्रयास किया। और इसमें कुषाण वंश जो था उसने अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली साबित भी किया उत्तर में। अगर हम दक्कन और दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर सातवाहन वंश था जिसने स्थिरता लाने का प्रयास किया, लेकिन तीसरी शताब्दी तक आते आते ये दोनों ही वंश समाप्त हो गए। अब राजनीतिक एकता को बनाए रखना किसी भी देश की अक्षुण्णता के लिए आवश्यक होता है। इसी बीच भारत में 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य में यानी कि मध्य देश में के पश्चिम भाग में नागवंश हुआ, दक्कन में वाकाटक वंश हुआ और पूर्वी भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ। अब गुप्त वंश का उदय और इसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो अयोध्या, मगध और ये मध्य घाटी के आसपास इसका उदय हुआ था। गुप्त वंश ही एक ऐसा वंश है जो काफ़ी लंबे समय तक अपने साम्राज्य को बनाए रख सका और बहुत अधिक विशाल विस्तृत साम्राज्य बनाया। गुप्त वंश में भारतीय साम्राज्य ने समाज ने बहुत अधिक प्रगति की, इसीलिए गुप्त वंश को गोल्डन एरा भी कहा जाता है। स्वर्णकाल, गुप्त काल को स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ उनकी उपलब्धियां थी, क्या था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कुषाणों से सीखी, जैसे घोड़े की जीन हो गई, लगाम हो गए, बटन लगे कोट, जूते, इन सब का प्रयोग कुषाणों से सीखा, जिसके कारण उनकी सैनिक जो गतिशीलता थी वो बहुत बढ़ गई और एक उत्कृष्ट घुड़सवार के रूप में उनकी छवि विकसित हुई। कुषाणों की सेना में हाथी और रथों के स्थान पर घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। तो गुप्त जो राजा थे उन्होंने भी अपने सेना में घोड़ों को अधिक स्थान दिया, प्रमुख स्थान दिया, और इसका लाभ गुप्तवंशियों को अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध मिला भी। फिर कुछ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी ही, क्योंकि हमने कहा ना इधर एक साथ 3 राजवंश हुए, तो वाकाटक और नाग वंश से इन्होंने क्या किया, कूटनीतिज्ञता से वैवाहिक संबंध बनाए और अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया गुप्तों ने। उसके बाद बहुत सारी ऐसी भौतिक और प्राकृतिक विशेषताएं गुप्त लोगों को प्राप्त थीं, जिसके कारण वो और अधिक विकसित। आगे हम इसके बारे में बताते जाएंगे। प्रारंभिक प्रवाह क्षेत्र में विशेषकर बिहार और मध्य भारत में लौ उपकरण का प्रयोग बहुत अधिक प्रचलित था, इसीलिए गुप्त काल ने कृषि के उन्नत उपकरणों का प्रयोग भी किया। सैनिक उपकरण, उद्योगों में उन्नति, इन सब में उन्होंने अपना महान योगदान दिया और पूर्वी रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध बनाए और अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किया। वैसे अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात का अगर कोई उल्लेख पूछता है तो बहुत अंधकारमय स्थिति है, बहुत कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है कि शूद्र मूलतः पंजाब के निवासी थे, शूद्र थे, ठीक है। बौधायन कहते हैं, डॉक्टर जायसवाल कहते हैं कि जो है वो गुप्त वंश उनका नाम था, नाम के अंत में गुप्त लगता था, इसलिए इसका नाम गुप्त वंश पड़ा। कुछ कहते हैं कि वैश्यों की जाति गुप्त हुआ करती थी, ठीक है, इसके कारण वो गुप्त थे, कभी कोई उसको उपाधि मानता था। और कुछ कहते थे कि ब्राह्मणों के अंत में भी, नाम के अंत में भी गुप्त या भूति शब्द का उपयोग हुआ है, तो हो सकता है वो ब्राह्मण रहा। लेकिन उनके ऐसे विषय में कोई ख़ास जो है वो प्रमाण प्राप्त नहीं होता है।
सिरपुर की प्रशस्ति में चंद्रवंशीय भी उन्हें कहा गया था, लेकिन ऐसा कोई बहुत निश्चित प्रमाण नहीं है। अब हम बात करते हैं कि गुप्त वंश का जो उदय है ना, वो ये तो आपने पढ़ लिया कि उदय कैसा था। अब उसके शासक कौन कौन से रहे, तो प्रथम शासक से हम शुरुआत करते हैं। गुप्त वंश की नींव रखने वाला जो शासक था उसको श्रीगुप्त नाम दिया गया। इन्होंने ही 275 ईसा में गुप्त वंश की स्थापना की थी, ऐसा माना गया। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को हमने पहले बताया स्वर्णिम युग कहा जाता है। कुछ जानकारियाँ वायु पुराण से मानी जाती हैं, कुछ पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई थी, तो विष्णुगुप्त जिसके रचयिता हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें कला की बहुत अधिक उन्नति हुई और ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दी गई। तो उपज का जो छठा भाग था वह राजस्व के रूप में राजा को दिया जाता है। सब आगे आगे हम आपको बताते जाएंगे इसमें। अब हम बात करते हैं गुप्त वंश का उदय। इसमें कौन था? सबसे पहला श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पूना से प्राप्त एक ताम्रपत्र है जिसमें पता चला है कि श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से भी जाना जाता था। यही जो है वो गुप्त वंश की स्थापना का प्रथम व्यक्ति था, संस्थापक कहा जा सकता है। द्वितीय उसके बाद जो शासक हुआ, द्वितीय शासक, वो था गुप्त वंश का घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच सिंहासनों पर आसीन हुआ और कुछ अभिलेखों में घटोत्कच को भी गुप्त वंश का प्रथम शासक कहा जाता है, राजा कहा जाता है। जब उसने अपनी बागडोर संभाली गुप्त वंश की, तो उसके बाद घटोत्कच का बहुत अधिक वर्णन नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद चंद्रगुप्त को प्रथम जो था, चंद्रगुप्त को घटोत्कच जो कि पुत्र था, उसे महान राजा माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उसने महाराजा धीराज चंद्रगुप्त की उपाधि को धारण किया था। मतलब महाराजा धीराज की उपाधि ने नाम के आगे धारण की थी और इसका मतलब होता है महाराजाओं का राजा, ठीक है। तो संभवतः ये उपाधि ऐसे तो मिल नहीं सकती, उसके महान कार्यों के कारण ही किसने उसे दी गई है। गुप्त सम्राट का प्रथम सम्राट, अगर हम कहें प्रथम प्रतापी सम्राट या महान सम्राट, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ही है। गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है और गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का संचालन भी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त के बाद जो द्वितीय आता है, चंद्रगुप्त के बाद जो आता है उसका नाम था समुद्रगुप्त। ये भी बहुत महान शासक हुआ। इसे भारत का नेपोलियन कहकर भी बुलाया गया है, स्मिथ ने कहा है इनको। 350 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा और इसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। मतलब इधर बंगाल की खाड़ी से लेकर मालवा और उत्तर में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, दक्षिण तक। तो माना जाता है कि ये बहुत महान शासक था। इलाहाबाद का एक शिलालेख है जिसमें समुद्रगुप्त को एक महाकवि और संगीतकार के नाम से भी जाना जाता है और क्योंकि इसके जो सिक्के मिले हैं उसमें समुद्रगुप्त का एक चित्र वीणा बजाते हुए भी मिला है। समुद्रगुप्त को उसकी राज्य प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय भी समुद्रगुप्त का जो कि पुत्र था, वो भी एक महान शासक हुआ। इसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया, इसलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसे शक विजेता भी कहा जाता है क्योंकि इसने शकों को अपने समय में परास्त किया था। 40 वर्षों तक विक्रमादित्य के शासनकाल का वर्णन मिलता है और इस शासनकाल को स्वर्णिम युग भी कला, चाहे वो कला का क्षेत्र हो चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, दोनों में ही इसे स्वर्णिम युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का विशाल साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर तलहटी इलाकों के दक्षिण नर्मदा नदी के तट तक और बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। प्रथम राजधानी इसने पाटलिपुत्र बनाई और द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया। प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही थे। जिस तरह अकबर के समय में आपने सुना होगा नवरत्न, उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी
9 रत्न थे उसके दरबार में, जिसमें धन्वंतरी भी शामिल थे, जो कि महान वैद्य चिकित्सक कहलाए। आयुर्वेद के वैद्य, जिन्हें चिकित्सा का भगवान भी माना जाता है। और तो यानी कि 9 कैसे हो गए? पहले कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, वारामिर, घटकपर और वर रुचि। इसके अलावा इसी चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जब भारत आया तो उसने बहुत अच्छी शासन व्यवस्था का वर्णन किया है, और उसने कहा कि रजत और चांदी के सिक्के शुरू करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे रूपक या रप्यक कहा जाता था। और मेहरौली में स्थित राजचंद्र का लौह स्तंभ वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। माना जाता है ये जो लौह स्तंभ है, इस पर कभी भी जंग नहीं लगता। इसकी धातु के विषय में बहुत सारे रिसर्चेस किए गए हैं। कुमारगुप्त की बात करें अब हम, कुमारगुप्त जब चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ। उसके अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन भी मिलता है। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि को भी धारण किया था, और माना यह जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की मगध में स्थापना हुई थी, और उसने अपने पिता की भांति ही राज्य को सुव्यवस्था और सुशासन से चलाया था। फिर आता है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। उसने भी इसे जो है बहुत लोक हितकारी, मतलब उसने पब्लिक से रिलेटेड बहुत अच्छे कार्य किए, तो उसे लोक हितकारी सम्राट माना गया है। और इसने विक्रमादित्य और विक्रमादित्य नाम की उपाधियों को धारण किया था और हूणों से अपने राज्य को बचाया था। स्कंदगुप्त के पश्चात कोई भी गुप्त वंश का राजा अपना प्रभुत्व इतना नहीं बढ़ा सका जिसकी जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, जिसके कारण स्कंदगुप्त के बाद कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ। आज हम शासकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कल हम इसकी राजनीतिक और कला साहित्य वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना है।